वेलकम टू द रोल अकेडमी। ठीक है, हम लोग आज मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर नंबर थर्ड को रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो देख रहे हैं क्या होता है लेक्चर नंबर थर्ड में। हमने प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि जो औरंगजेब के कार्यकाल देख लिया था हमने, और उसके बाद जितने भी थे, जहादर शाह, फरुखशियर था, जहादर शाह था, और बहुत सारे बहादुर शाह, द्वितीय तक हम लोग आ गए थे। लोग सारे कार्यकाल, सारे किंग्स के पीरियड्स देख ले चुके थे। ठीक है, तो और हम देखे थे कि अंतिम जो मुगल बादशाह था वो बहादुर शाह द्वितीय था। इसको जफर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो हुआ क्या कि जो बहादुर शाह द्वितीय था, उसी को जफर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आपको पता है कि जो कैमरा का जो आविष्कार हुआ, ठीक है, तो पूछता है कभी कि मुगल कौन सा ऐसा मुगल सम्राट था, एकमात्र मुगल सम्राट जिसका फोटो कैमरा में रिकॉर्ड किया गया था, तो था बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर ही एक लास्ट मुगल सम्राट हुआ जिसका फोटो कैमरा में रिकॉर्ड किया गया। ठीक है, चलिए, तो ये बातें हो गई थी। अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर मुगल किंगडम डिक्लाइन क्यों किया, मतलब मुगल साम्राज्य का विघटन क्यों हुआ। ठीक है, जितनी बड़ी महाशक्ति जो थी, ठीक है, उस समय मुगल साम्राज्य, जिसने लगभग साउथ इंडिया को छोड़कर और पूर्वोत्तर भारत को छोड़कर सभी एरिया पे लगभग उनका कब्जा था, फिर भी उनका अस्तित्व खत्म कैसे हो गया। ठीक है, उनका अधिकार क्षेत्र लिमिट कैसे हो गया। ठीक है, तो बहुत सारे काउज थे, तो हम सारे काउज को पारा पारी देखते हैं बारी बारी से। ठीक है, तो हमने जागीरदारी व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था को भी समझा था प्रीवियस क्लास में कि जागीरदारी व्यवस्था क्या होती है, जमींदारी व्यवस्था क्या होती है, दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, फिर इसमें रॉयल फरमान जो सबसे इंपॉर्टेंट था 1717 का, जो फरुखसियर के द्वारा दिया गया था, उसके बारे में भी हमने स्टडी किया था। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं कि क्या काउज था, क्या कारण थे जिससे मुगल साम्राज्य विघटित हो गया। ठीक है, तो बहुत सारे काउज थे, जिसमें पॉलिटिकल काउज थे, सोशियोलॉजिक काउज थे। ठीक है, तो इकोनॉमिकल काउज थे, आर्थिक कारण थे, राजनीतिक कारण थे, ठीक है, सामाजिक कारण थे। तो सभी कारण को हम पारी पारी स्टडी करते हैं, बारी बारी से स्टडी करते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं पॉलिटिकल काउज। पॉलिटिकल काउज ऑफ डिक्लाइन। डिक्लाइन, विघटन के, इसका हिंदी हिंदी होता है बाबू, विघटन के राजनीतिक कारण, विघटन के राजनीतिक कारण। तो हम देखते हैं, फिर सबको रिमेमोराइज करवा दें कि ये लेक्चर से सारे के सारे दृष्टि PCS, दृष्टि IAS और विजन IAS के लेक्चर के कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो हम देखते हैं, हो गया। तो सबसे पहली बात कि पॉलिटिकल काउज क्या थे। ठीक है, तो आपको पता है कि जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में, उसी के साथ क्या होती है कि मुगल साम्राज्य विघटन होना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही क्या होता है, मुगल साम्राज्य का विघटन प्रारंभ हो जाती है। अब होता क्या है कि औरंगजेब ने क्या किया, ठीक है, कि औरंगजेब की कुछ नीतियाँ, राजनीतिक नीतियाँ, जैसे उन्होंने राजपूतों के साथ युद्ध किया, उसने मराठों के साथ युद्ध किया। ठीक है, उसने गोलकुंडा के शासकों के साथ युद्ध किया। ठीक है, तो उसने क्या किया कि बहुत हार्ड नीति अपनाई, और जिनके कारण, जैसे हमने जो औरंगजेब से पहले के जो राजा थे, ठीक है, शाहजहां हो या जहांगीर हो या अकबर हो, ठीक है, हुमायूं हो, इन्होंने क्या किया था, लगभग इन लोग क्या थे, टॉलरेंस थे, मतलब रिलीजियस टॉलरेंस थे, मतलब वो सभी को, मतलब समान दृष्टि देख रहे थे, उसमें धार्मिक सहिष्णुता थी, वो लगभग, मतलब वो सभी को एक दृष्टि से देख रहे थे। और जैसे उन्होंने राजपूतों के साथ भी संबंध स्थापित किया उनको, और उन्होंने क्या किया, आपको पता होगा कि अकबर ने जो हरका बाई से शादी किया था। ठीक है, एक राजनीतिक संबंध स्थापित किया। शादी किस लिए किया जाता था, शादी किया जाता था राजनीति स्थापित करने के लिए, कि हमें उस साम्राज्य से, अब शादी हो गया तो जाहिर सी बात है कि राजपूतों से खतरा नहीं है। ठीक है, और उसी तरीक़ा से उसने हर एक लगभग अधिकांश हिंदू लड़कियों से शादी किया, अधिकांश हिंदू राजाओं की बेटियों से शादी किया। किस कारण से, कि हमारा एक वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाए, और जैसे ही वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाएगा तो हम पे वे लोग आक्रमण नहीं करेंगे, और मेरा राज साम्राज्य सुरक्षित रहेगा। ठीक है, तो ये बातें की गई थी। ठीक है, लेकिन
इसने क्या किया, बोला कि हम न राजपूतों के साथ संबंध स्थापित करेंगे, ठीक है, और न मराठाओं के साथ संबंध स्थापित करेंगे, ठीक है, और न नहीं और कोई हिंदू शासकों के साथ संबंध स्थापित करेंगे। और उसने क्या किया, बोला कि सिर्फ इस्लाम ही जिंदा रहेगी। और उसने औरंगजेब ने सब पर अटैक किया, सबसे लड़ाई लड़ी, ठीक है। उसने बीजापुर पे, गोलकुंडा पे, ठीक है, ये सब पे भी लड़ाई लड़ी, जिसके कारण क्या हुआ, ठीक है, कि सारे राजपूत, सारे मराठा उनके क्या हो गए, शत्रु बन गए, ठीक है। और जाहिर सी बात है, तुम लड़ने वाले एक अकेले हो और तुम्हारे दुश्मन बहुत सारे हैं, तुम्हारी संपत्ति तो नाश होगी ना, ठीक है, तुम्हारा साम्राज्य खत्म होने लगेगा, ठीक है। तो यह एक मेन कारण था कि क्या हुआ कि औरंगजेब के कार्यकाल में औरंगजेब के जो खराब जो नीतियां थी, पॉलिटिकल नीतियां थी, जिसके कारण क्या हुआ कि मुगल साम्राज्य विघटित होने लगा, ठीक है। एक बार और थी, ठीक है, कि औरंगजेब ने क्या किया, औरंगजेब के कार्यकाल के बाद, ठीक है, या लाइक जे हम हाँ औरंगजेब के कार्यकाल के बाद बात करते हैं, तो कोई भी एक फिक्स नियम नहीं था, कोई भी फिक्स नियम नहीं था, जिसके कारण क्या किया गया कि उत्तराधिकारी चुना जाए। उत्तराधिकारी चुनने का कोई खास नियम नहीं था, ठीक है। और जब उत्तराधिकारी चुनने का कोई खास नियम नहीं था, ठीक है, तब एक राजा के 10 बेटे हैं, कोई के 8 बेटा है, कोई 9 बेटा है, ठीक है, क्योंकि 2 3 4 शादी कर लेता था। जैसे ये तो मैंने औरंगजेब तो सिर्फ एक ही शादी किया था, ठीक है, लेकिन उससे पहले वाले की बात करते हैं, तो लोग बहुत शादी करते थे। तब किसी का 8 बेटा, किसी का 9 बेटा है। अब वह सोच रहा था कि हम राजा बनेंगे, और उस तरह हम राजा बनेंगे, अपने भाई ही अपने भाई का शत्रु बन जाता था, ठीक है। और जब अपने भाई का शत्रु बनेगा तो होता कुछ यूं था, ठीक है, कि दरबारी होते थे, ठीक है। अब कुछ सैनिक, कुछ दरबारी क्या करते थे, किसी और का साथ दे रहे हैं, वो कुछ दरबारी किसी और का साथ दे रहे हैं, कुछ दरबारी किसी और का साथ दे रहे हैं, ठीक है। और दरबारी में सेनापति पद होता था, कमांडर्स होते थे, तो उसमें वजीर होता था, ठीक है। अब किसी की तरफ वजीर होगा, किसी तरफ सेनापति हो गया, तो जाहिर सी बात है एक गृह युद्ध हो जाएगा, गृह युद्ध, ठीक है, सिविल वॉर हो जाएगा, एक दूसरे के विरुद्ध लड़ने लगेंगे लोग। और जब लड़ने लगेंगे तो क्या होगी, जब नहीं सुने हो कि जब क्या बोला जाता है कि जब अपना घर टूटेगा पड़ोसी आके लूटेगा, सेम कंडीशन हो गया वहां पे, ठीक है। जब अपने में लोग लड़ने लगते थे तो पास वाले लोग आके फायदा उठाते थे, ठीक है। जो बगल वाले राजा थे, ठीक है, जिनको मुगल साम्राज्य सताया था, ठीक है, वे लोग उस पर अटैक करते थे, ठीक है। अब मुगल साम्राज्य दिन पे दिन कमजोर होता गया, ठीक है, वो लड़ाई होगा सो वेल्थ का नुकसान होगा, संपत्ति का नुकसान होगा। और पता है जहाँ श्री नहीं होगी, जहाँ संपत्ति नहीं होगी, ठीक है, वो इंसान शक्ति प्राप्त कर नहीं सकता, ठीक है। क्योंकि श्री संपत्ति जो है एक में बहुत बड़ा फैक्टर है, क्या चीज में, मतलब ताकत को निर्माण करने में, ठीक है। आप ही अभी देख लीजिए, जिसके पास पैसा है उनका रुतबा, उसके पास पैसा नहीं है, वो कितने भी उनके पास नॉलेज हो, कितने भी उनके पास शक्तियाँ हो, वो सारे बेकार दिखाई देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास पैसा है और आप थोड़ा मोड़ा भी जानकार है, या आपके पास थोड़ा मोड़ा भी शक्तियाँ हैं, तो यू आर द मोर पावरफुल इन कंपेयर टू द अदर पर्सन, ठीक है। यही होता है। तो यही हुआ कि जो लाइन ऑफ सक्सेशन जो औरंगजेब के काल में था वो फिक्स नहीं था कि मैंने कैसे उत्तराधिकारी चुना जाएगा, कोई इसका नियम ही नहीं था, तो सभी अपने आप लड़ने लगते थे, ठीक है। और जो थर्ड पॉइंट्स है उसको हम देखते हैं, ठीक है। फिर हुआ क्या था कि बिटर फेडरलिज्म आर अकॉर्ड इन द मुगल कोर्ट्स, मतलब था कि जो मुगल दरबार था, दरबार समझते ना हो, दरबार दरबार जहाँ पे एक राजा होता है, बैठता है, वहाँ पे देखते होंगे कि आप सबका दरबार होता था, प्रभु श्री राम का भी दरबार था, बहुत लोगों का दरबार था, जितने भी राजा होते थे उनका दरबार होता था। तो जो दरबार था, मुगल जो दरबार था, ठीक है, औरंगजेब के बाद क्या हो गया, पकाऊ हो गया, पकाऊ, फिस्टलिज्म मतलब पकाऊ हो गया। उसमें जैसे आपको बताए थे कि मुगल दरबार में बहुत सारे लोग रहते थे, कोई ईरानी लोग था, ईरानी का मतलब कौन, जो ईरान से लोग आए हुए हैं, ठीक है। कुछ तुरानी लोग था, टर्किश लोग, तुर्की के लोग, ठीक है। कुछ हिंदुस्तानी लोग था, कुछ अफगानी लोग था, ठीक है। अब अफगानी लोग सोचता था क्या, ठीक है, कि मेरी संख्या अधिक हो और मेरे पास ज्यादा ताकत आ जाए इस राजा के काल में, ठीक है। ईरानी लोग सोचता था कि मेरे पास ताकत आ जाए ज्यादा, ठीक है। और हिंदुस्तानी लोग सोचते थे कि मेरे पास ताकत ज्यादा आ जाए, यूनानी लोग सोचते थे हमारे पास ज्यादा ताकत आए, तुरानी लोग सोचते थे कि हमारे पास अधिक ताकत आए, ठीक है। तो जो कंपटीशन होने लगा ताकत हासिल करने का, ठीक है, और जब कंपटीशन जब होने लगा ताकत हासिल करने का, तो लोग एक दूसरे के विरुद्ध खड़े होने लगे, किसी भी तरीका से दूसरे ग्रुप को हानि पहुंचाने लगे, ठीक है। तो मेन तो सेंटर मुगल साम्राज्य था, ठीक है। जैसे एक मुट्ठी है, ठीक है, इस एक मुट्ठी है, 5 उंगली बना हुआ है, अब एक उंगली दूसरी उंगलियों का विरोध करने लगे, ठीक है, क्योंकि 5 उंगली तो बराबर है नहीं, कोई बड़ा है कोई छोटा है, ठीक है। तो उसी तरीका से को ईरानी, अफगानी, तुरानी सब मिलकर एक मुगल साम्राज्य का निर्माण करते थे। लेकिन क्या होने लगा कि ईरानी लोग
ईरानी लोग अपना शक्ति के फेर में रहने लगे, ठीक है। तुरानी लोग अपने शक्ति के फेर में रहने लगे, हिंदुस्तानी अपने फेर में रहने लगे। तो क्या करने, सभी लोग दूसरे का क्या करने लगे, विरोध करने लगे। और जैसे ही विरोध करना प्रारंभ किया, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि फिर मुट्ठी कमजोर होगी, मुगल साम्राज्य कमजोर होगा, ठीक है। तो ये पॉलिटिकल काउज थे, क्या यह राजनीतिक कारण थे मुगल साम्राज्य के विघटन के, ठीक है। चलिए कुछ पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं। चलो लिखो। मुगल साम्राज्य के विघटन के निम्नलिखित कारण थे। मुगल साम्राज्य के विघटन के निम्नलिखित कारण थे। निम्नलिखित कारण थे। हो गया, पहला लिखो ना, राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण, राजनीतिक कारण लिख दीजिए। राजनीतिक कारण लिखो। मुगल साम्राज्य के विघटन के लिए, मुगल साम्राज्य के विघटन के लिए मुगल साम्राज्य के विघटन के लिए नीचे नीचे चलो तो मुगल साम्राज्य के विघटन के लिए औरंगजेब की नीतियां भी, औरंगजेब की नीतियां भी, औरंगजेब की नीतियां भी असरकारक साबित हुई, असरकारक साबित हुई, असरकारक साबित हुई, असरकारक असरकारक साबित हुई। चलो फर्स्ट में लिखो, फर्स्ट में लिखो, औरंगजेब ने जैसे असरकारक से कौन कौन सी नीतियां मैंने पॉलिटिकल काज में हुआ, तो फर्स्ट में लिखो, औरंगजेब ने गोलकुंडा बीजापुर, गोलकुंडा बीजापुर तथा मराठों के विरुद्ध, तथा मराठों के विरुद्ध, मराठों के विरुद्ध एक कठोर कार्रवाई की। क्या बोले, गोलकुंडा लिखिए, गोलकुंडा बीजापुर तथा मराठों के विरुद्ध एक कठोर कार्रवाई की, कठोर कार्रवाई की, परंतु वह निरर्थक साबित हुआ, 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 परंतु वह निरर्थक साबित हुआ। कॉमा देके लिखेंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ मुगल संपत्ति का नुकसान ही नुकसान हुआ, मुगल संपत्ति का नुकसान ही नुकसान हुआ, नुकसान ही नुकसान हुआ। हो गया, दूसरा लिखो, औरंगजेब की मृत्यु के बाद,
औरंगजेब की मृत्यु के बाद औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी के लिए कोई खास नियम नहीं था। उत्तराधिकारी के लिए कोई खास नियम नहीं था। उत्तराधिकारी के लिए कोई खास नियम नहीं था। इसे में फॉर्मूला के बाद देखेंगे। 1707 से लेकर 1717 तक 1707 से लेकर 1717 तक लगभग 1707 से लेकर 1717 तक लगभग मुगल सत्ता पर 6 नए राजा अपॉइंट किए गए। मुगल सत्ता पर 6 नए राजा बनाए गए, अपॉइंट किए गए, बनाए गए। 6 नए राजा बनाए गए। मतलब मात्र 10 साल में 6 गो राजा चेंज हो गया। ठीक है, तीसरा लिखो। मुगल दरबार, तीसरा मुगल दरबार बिल्कुल पकाऊ हो गया था। बिल्कुल पकाऊ हो गया था क्योंकि पकाऊ बिल्कुल पकाऊ हो गया था क्योंकि दरबारियों में अफगानी कौमा तुरानी अफगानी कौमा तुरानी हो गया, कौमा हिंदुस्तानी तथा ईरानी लोग मुगल सत्ता के प्रति वफादार ना होकर अपने राजनीतिक लाभ के लिए अपने राजनीतिक लाभ के लिए एक दूसरे का विरोध करना प्रारंभ कर दिया। करना प्रारंभ कर दिया। तथा समय समय पर अर्ध स्वतंत्र राज्य का गठन किया। अर्ध स्वतंत्र राज्य का गठन किया। चलिए, हो गया। ठीक है, यहां पर थोड़ी सी बात करते हैं सेमी ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है। अर्ध स्वतंत्र का मतलब क्या होता है। अर्ध स्वतंत्र का मतलब है, ठीक है, कि देखिए जैसे हमने मुर्शिद कुली खान को देखा था। ठीक है, मुर्शिद कुली खान यहाँ बंगाल का शासक था। ठीक है, उसके बाद ठीक है हमने चिंगलिज खान, जिसको निजाम उल मुल्क आसफ जाह कहा जाता था, हैदराबाद का शासक था। ठीक है, सफदरजंग अवध का शासक था। ठीक है, तो इन शासकों ने क्या किया। ठीक है, चाहे ऐसे बहुत सारे शासक ऐसे हुए, ठीक है, जो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। ठीक है, उन्होंने बोला, ठीक है, कि हम स्वतंत्र
मैंने स्वतंत्र जैसा काम तो किया लेकिन स्वतंत्र है नहीं, मतलब आप मेरे हेड हैं, जैसे उन्होंने बोला कि आप मेरे हेड हैं, आप प्रधान हैं, जैसे मुगल साम्राज्य के प्रति जो भी राजा रहेगा, ठीक है, वो बोला कि आपके अंडर में हम काम करेंगे, आपके अंडर में हम काम करेंगे, ठीक है। लेकिन क्या किया, ठीक है, कि जैसे उसको समय मिला तो बिना मुगल साम्राज्य से पूछे हुए, बिना मुगल साम्राज्य के राजा को पूछे हुआ उसने जंग लड़ाई, किसी के साथ लड़ाई लड़ लिया, किसी के साथ संधि कर लिया, ठीक है। हाँ, ये था कि नजराना भेजते रहता था, मतलब जो पैसा होता है, जो टैक्स होते हैं, ठीक है, जो पैसा होता है, जो टैक्स होते हैं, वो क्या किया गया, वो भेजा, वो हमेशा मुगल साम्राज्य को मिलता रहा। जैसे अगर हम इधर की बात करें थोड़ा सा, जैसे अभी पूरे देश के लिए जो हमारे संसद भवन है, ठीक है, वो शासन करती, शासन रूल बनाती है, ठीक है, और फॉरेन पॉलिसी जो विदेश नीति हमारी है वो संसद देखती है, ठीक है, विदेश मंत्री देखते हैं, संसद देखती है, ठीक है। अब हो ऐसा, ठीक है, कि बिहार के जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, वे क्या करते हैं, वे क्या करें, ठीक है, कि वह बिना सरकार की परमिशन के, ठीक है, वो क्या करें कि किसी भी देश के साथ, जैसे हमारा बॉर्डर नेपाल के साथ शेयर होता है, ठीक है, वो नेपाल के साथ एक डील कर ले, ठीक है। तो ये फॉरेन पॉलिसी जिम्मा है हमारा किसका, विदेश मंत्री का, ठीक है, हमारे संसद का। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारी जो विधानसभा है, ठीक है, जो मुख्यमंत्री है वो अपने मन से क्या कर रहे हैं, डील कर ले रहे हैं नेपाल के साथ, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि हम भारत में तो हैं लेकिन हम स्वतंत्र स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं, ठीक है। वही सब वहां हुआ, ठीक है। मेन तो हेड मुगल साम्राज्य था, मेन हेड मुगल साम्राज्य है, उसको हम पैसा दे रहे हैं, उसको हम टैक्स दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन अपने मन से हम जंग लड़ रहे हैं, अपने मन से जंग लड़ रहे हैं, अपने मन से संधि कर रहे हैं, ठीक है, और अपने मन से अपने राज्य में नियम बना रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि हम वो स्वतंत्रता की तरह काम, स्वतंत्र की तरह काम कर रहे हैं, लेकिन पूरा स्वतंत्र हो गया नहीं, अर्ध स्वतंत्र, इसको बोलते हैं अर्ध स्वतंत्र होना। चलिए, तो ये थे आपके पॉलिटिकल काउज, ठीक है। अब हम देखते हैं इकोनॉमिक काउज। इकोनॉमिक काउज क्या हुआ, ठीक है। इकोनॉमिक काउज माने आर्थिक कारण, ये तो पॉलिटिकल काउज हुआ। इकोनॉमिकल काउज ऑफ डिक्लाइन, विघटन के आर्थिक कारण क्या क्या थे। चलिए, सबसे पहली बात हुआ क्या, ठीक है, कि मुगल साम्राज्य ने क्या किया, ठीक है, जागीरदारी व्यवस्था को बढ़ा दिया, ठीक है, जागीरदारी व्यवस्था को बढ़ा दिया, जागीरदारी व्यवस्था, जागीरदारी क्राइसिस बोलते हैं, ठीक है। अब हुआ क्या, ठीक है, जैसे हमारे पास जमीन है 1 बीघा, हमारे पास जमीन है 1 बीघा, ठीक है। अब जमीन जब हमारे पास 1 बीघा है, ठीक है, हमने 2 जागीर बनाए, 2 जागीरदार बनाए, जागीरदार को बताए थे ना, मिलिट्री पर्पस के लिए जमीन अलॉटमेंट किया जाता था, ठीक है, और वह टेम्पोररी होता, हेरिडेटरी नहीं होता था, माने वंशानुगत नहीं होता था, वह अब अल्पकालीन होता था। जब आप, हो सकता है कि आपको मिला है, आपके बेटा को नहीं मिलेगा, ठीक है, आपके बेटा से छीन लिया जाएगा अगर आपका बेटा मुगल साम्राज्य के प्रति वफादार नहीं है, ठीक है। तो इसमें होता क्या था, इसे बोला क्या जाता था, ठीक है, कि हम आपको क्या करते हैं, हम आपको जमीन देते हैं, जमीन दे रहे हैं, ठीक है, इससे आप टैक्स वसूल कीजिए, इससे आप अपना चलाइए व्यवस्थाएं, ठीक है, और आप एक सेना रखिए, और जब मुझे, हम कहीं युद्ध लड़ रहे हैं, युद्ध लड़ रहे हैं, ठीक है, हमको एक्स्ट्रा सेना की जरूरत है, ठीक है, तो आप सेना लेके हमारे साथ हेल्प करेंगे, मिलिट्री पर्पस करेंगे, ये था जागीरदारी व्यवस्था। और जमींदारी व्यवस्था जो था उसमें था टैक्स कलेक्शन, मतलब राजस्व वसूल कर रहे हैं, टैक्स, जमीन टैक्स कलेक्शन समझ रहे हो, ठीक है, सिर्फ जमीन से टैक्स वसूल कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, हम जो राजा है उसको दे रहे हैं, और बीच में क्या हो रहा है, राजा को दे रहे हैं, और बीच का जो माल है अपने पैकेट में रख ले रहे हैं। ये था जमींदारी व्यवस्था। जागीरदारी व्यवस्था था क्या, मिलिट्री पर्पस के लिए, और जमींदारी व्यवस्था क्या थी, ठीक है, वह हेरिडेटरी थी, मतलब वंशानुगत था, माने बेटा का बेटा भी जमींदारी रहेगा, ठीक है, लेकिन जागीरदारी में ऐसा नहीं था। तो जागीरदारी और जमींदारी में क्या था, डिफरेंस था, ठीक है। तो हुआ क्या, हमारे पास मान लीजिए 1 बीघा जमीन है, हमने 2 जागीरदार बना दिए, ठीक है, तो दोनों का आधा बीघा मिला, ठीक है, लेकिन हमने 1 बीघा जमीन में 10 जागीरदार बना दिए, ठीक है, तो 1/10 1/10 1/10 मिलेगा सबको, यही मिलेगा ना, ठीक है। जब 1/10 मिलेगा 1 बीघा में तो बहुत छोटा जमीन होगा, और जब कम जमीन होगा तो लोग क्या करेंगे, लोग क्या करेंगे, एक दूसरे को हड़पना चाहेंगे, जो एक जागीर होगा दूसरे जागीर का जमीन को हड़पना चाहेगा, ठीक है, क्योंकि उनके पास सफिशियंट वेल्थ नहीं है, उनके पास मतलब उतनी संपत्ति नहीं है, ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, एक दूसरे का जमीन हड़पना प्रारंभ कर देते हैं, ठीक है। और जैसे ही एक दूसरे का जमीन हड़पना प्रारंभ करेंगे, ठीक है, तो जाहिर सी बात है, ठीक है, जाहिर सी बात है, उनके बीच झगड़ा भी होगा, होगा ना, और जब झगड़ा होगा, ठीक है, और
जब वही फिर हिसाब से फिर वही बात है कि अगर एक परिवार के अगर दो बेटा एक दूसरे पर अगर झगड़ा करते हैं, एक दूसरे को हानि पहुंचाते हैं, तो परिवार कमजोर होता है। जब परिवार कमजोर होगा, ठीक है, तो आप समझ रहे हैं कि जो बाहर के लोग हैं वो लोग फायदा उठाएंगे ही उठाएंगे। वही सब यहाँ भी हुआ, ठीक है। सारे जागीरदार एक दूसरे से जमीन को हड़पने के लिए कंपटीशन करने लगे, मेरे पास ज्यादा जमीन, मेरे पास ज्यादा जमीन, ठीक है। इससे क्या हुआ, उनके बीच वैमनस्य बढ़ा, उनके बीच क्या हुआ, उनके बीच झगड़े बढ़ने लगे। और जब झगड़े बढ़ने लगे, ठीक है, तो मुगल साम्राज्य क्या होने लगा, कमजोर होने लगा। लोग मुगल साम्राज्य के प्रति वफादार नहीं रहे और अपना फायदा देखने लगे, मेरा कितना फायदा हो सकता है, ठीक है। तो इस कारण क्या हुआ, इस कारण भी मुगल साम्राज्य क्या हुआ, कमजोर हुआ, कि पैसों की हानि हुई, मुगल साम्राज्य कमजोर होगा ही होगा, ठीक है। दूसरा कारण, इसी में एक और कारण हुआ, क्या चीज में, इकोनॉमिक कॉज में, ठीक है, आर्थिक कारण में, कि देखो अब हमारे पास मान लेते हैं कि जमीन है मात्र 2 कट्ठा, ठीक है, और हम सोच रहे हैं कि हमें ज्यादा पैसा मिले, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम उस पर टैक्स बढ़ाएंगे ना, ठीक है। जैसे हमारे पास मान लेते हैं कि हमें चाहिए 100 रुपया, ठीक है, और 1 बीघा जमीन से हम 100 रुपया तहसील रहे हैं, तो आराम से वो किसान दे देगा, ठीक है, टैक्स के रूप में। लेकिन हम 1 कट्ठा जमीन से 100 रुपया तहसीलना चाहें उस समय में, तो जाहिर सी बात है किसान को प्रॉब्लम होगी ना, ठीक है, क्योंकि हमने हमने जमीन, मेरे पास 1 ही कट्ठा है और हम क्या कर रहे हैं, 100 रुपया वसूल रहे हैं। और एक जमींदार है, एक जागीरदार जो है उसके पास 1 बीघा जमीन है, ठीक है, और वह 100 रुपया वसूल रहा है, तो 1 बीघा के लिए 100 रुपया आसानी से किसान दे देगा, ठीक है। लेकिन 1 कट्ठा में उसको प्रॉब्लम होगी ना, ठीक है, क्योंकि बोलेगा कि जमीन तो छोटे को है, आप टैक्स ज्यादा वसूल कर रहे हैं, तो हमें क्या बचेगा, ठीक है, जितना हम कमा रहे हैं 50-60% 70% तो आप ही ले रहे हैं, तो हम 20% रखें, 30% रखें, ठीक है। जितना किसान कमा रहा है, अगर उसका आप 10% या 20% मांगते हैं, वो आराम से दे देगा आपको, ठीक है। 80% उसको दे दीजिए, 20% हम रख लेंगे, ठीक है। लेकिन होएगा, ठीक है, कि 70 से 80% हम खुद रखें और 20% किसान को दें, ठीक है, तो किसान मेहनत कर रहा है, वो विरोध करेगा ना, ठीक है। तो जैसे ही यह घटनाएं होने लगी, ठीक है, कि जब टैक्स जैसे ही बढ़ाने लगे जागीरदार लोग, तो किसानों ने क्या किया, विद्रोह कर दिया, ठीक है, किसानों ने विद्रोह कर दिया, ठीक है। हमने महलवारी सिस्टम पढ़ेंगे, जो महलवारी सिस्टम थोड़ा सा लिखवाया था एनसीईआरटी में, ठीक है। महलवारी सिस्टम, अस्थायी बंदोबस्त सिस्टम, रैयतवाड़ी सिस्टम, ठीक है, इन सब में यही काम था। लोगों ने क्या किया, ठीक है, कि टैक्स अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा बढ़ाया है, 50% लगभग टैक्स पहुंचा दिया था उन लोगों ने, ठीक है। तो विद्रोह होना लाजमी बात है, कमाए कोई और खाए कोई और, तो फिर तो दिक्कत है ना, ठीक है। टैक्स 10 या 20% होनी चाहिए, अब टैक्स आप इतना बढ़ा देंगे कि सामने वाला अगर प्रॉब्लम फेस करने लगे तो विरोध करेगा ही करेगा, ठीक है। जब किसान विद्रोह हुआ, ठीक है, तो मुगल साम्राज्य क्या हुआ, कमजोर होने लगा धीरे धीरे, तो बहुत सारे विद्रोह हुए, ठीक है। चलिए लिख लीजिए हेडिंग दो, विघटन के आर्थिक कारण, विघटन के आर्थिक कारण। विघटन के आर्थिक कारण, हाँ, इकोनॉमिकल कॉज ऑफ डिक्लाइन, बोले फर्स्ट पॉइंट लिख लो आर्थिक कारण में। औरंगजेब की मृत्यु के बाद, औरंगजेब की मृत्यु के बाद बाद के राजाओं ने, के राजाओं ने के राजाओं ने जागीरदारों की संख्या, जागीरदारों की संख्या बहुत अधिक बढ़ा दी, जागीरदारों की संख्या बहुत अधिक बढ़ा दी, परंतु परंतु जागीरदारों की संख्या बहुत अधिक बढ़ा दी, परंतु परंतु
जमीन की मात्रा, जमीन की मात्रा, जमीन की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जमीन की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जिसके कारण, जिसके कारण, जिसके कारण जमीन जागीरदारों को, जागीरदारों को, जागीरदारों को कम जमीन प्राप्त हुआ, जागीरदारों को कम जमीन प्राप्त हुआ, कम जमीन प्राप्त हुआ, तथा तथा वे एक दूसरे की जमीन हड़पने के लिए, तथा वे एक दूसरे की जमीन हड़पने के लिए, हड़पने के लिए, हड़पने के लिए एक दूसरे का विरोध एवं उस पर आक्रमण करने लगे, एक दूसरे का विरोध एवं उन पर आक्रमण करने लगे, आक्रमण करने लगे, एक दूसरे का विरोध एवं उन पर आक्रमण करने लगे, एक दूसरे का विरोध एवं उन पर आक्रमण करने लगे, जिसके कारण, जिसके कारण, जिसके कारण मुगल साम्राज्य कमजोर हुआ, जिसके कारण मुगल साम्राज्य कमजोर हुआ, जिसके कारण मुगल साम्राज्य कमजोर हुआ। दूसरा पॉइंट लिख लो इसमें। अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए, अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए, अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए जागीरदारों ने, जागीरदारों ने टैक्स का हिंदी का होता है वो कर, कर दर को बढ़ा दिया, कर दर को बढ़ा दिया, कर दर को बढ़ा दिया, जिसके कारण, जिसके कारण, जिसके कारण किसान विद्रोह पर उतर आए, कर दर को बढ़ा दिया जिसके कारण किसान विद्रोह पर उतर आए, विद्रोह पर उतर आए और मुगल साम्राज्य को हानि होने लगी। उतर आए जिनसे मुगल साम्राज्य को हानि होने लगी। तीसरा पॉइंट है बाबू, समझते हैं। सोशियो रिलीजियस काउज ऑफ डिक्लाइन, मतलब विघटन का, विघटन का सामाजिक और, सामाजिक और धार्मिक कारण, विघटन का सामाजिक और धार्मिक कारण। ठीक है, हम इस पॉइंट पे बात करते हैं। क्या था, हेडिंग दे दो, ऐसे हेडिंग दे दो। तीसरा, विघटन का सामाजिक और धार्मिक कारण, विघटन का सामाजिक और धार्मिक कारण, सोशियो रिलीजियस कॉज ऑफ डिक्लाइन।
हो गया, चलो समझते हैं। देखो, ऐसा माना जाता है, ठीक है, और सही बात भी है कि जो औरंगजेब की जो नीतियां थी, जिसके कारण जो धार्मिक नीतियां थी, धार्मिक कट्टरवाद की जो नीतियां थी, इसके कारण मुगल साम्राज्य को एक बहुत जबरदस्त झटका दिया गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो औरंगजेब की जो नीतियां थी इतनी कट्टरवादी थी, इतनी कट्टरवादी थी, उसे लगता था कि सिर्फ और सिर्फ इस्लाम ही सत्य है, बाकी सभी धर्म झूठे हैं, ठीक है। और जैसे ही आपके मन में कट्टरवाद आएगा, हम पहले बोले हैं कि जैसे ही आप राजनीति में धर्म को मिलाइएगा, ठीक है, तो आपकी पतन होना प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। क्योंकि सामने वाला जो है व्यक्ति, वह तो आपका विरोध करेगा ही करेगा, ठीक है, और उनकी संख्या भी जब अधिक है भारत में, तो जाहिर सी बात है कि आपसे, आपके विरोध में वो खड़ा होगा ही होगा, ठीक है। तो औरंगजेब का 3 कारण, औरंगजेब ने 3 घटिया काम किया, ठीक है, अपने आप को इस्लाम में कट्टरवाद साबित करने के लिए। पहला काम, ठीक है, कि उसने क्या किया, फोर्सफुली कन्वर्जन प्रारंभ कर दिया, ठीक है। मतलब हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया तलवार के बल पर, ठीक है। अब मान लेते हैं कि आपके बेटे को अगर पकड़ लिया जाए, उसको कहा जाए कि तुम अगर आपको कहा जाए कि आपका गला काट देंगे, आप इस्लाम कबूल कीजिए कि नहीं, ठीक है, तो शायद आप नहीं करें, ठीक है। लेकिन अगर आपके बेटे को, आपका छोटा बच्चा है, और आपके सामने अगर उसको मारने की धमकी दे दी जाए, अगर आप इस्लाम कबूल नहीं करें तो उसको मार दिया जाए, तो मैक्सिमम चांस है, 90% चांस है कि आप धर्म चेंज कर लीजिएगा, ठीक है, अपने परिवार को बचाने के लिए, ठीक है। तो हुआ क्या कि उस समय उसका जमीन हड़प के या किसी के बेटा का मार के, मतलब बहुत तरीके से क्या किया गया, फोर्सफुली कन्वर्जन किया गया, ठीक है। इंडिया में बहुत सारे अभी जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, ठीक है, वो सारे के सारे, बहुत सारे, सारे के सारे नहीं कह सकते हैं, बहुत सारे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग क्या थे, वे लोग खास करके जो पठान जो कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी, उसमें बहुत सारे लोग क्या थे, वो हिंदू थे पहले, और औरंगजेब के काल में उन्हें फोर्सफुली कन्वर्जन किया गया है, ठीक है, और धर्म परिवर्तन वे किए हैं औरंगजेब के काल में, ठीक है। दूसरा, ठीक है, डिस्ट्रक्शंस ऑफ द हिंदू टेम्पल, ठीक है, उत्तर भारत के अधिकांश मंदिरों को औरंगजेब ने तोड़ दिया, ठीक है, उत्तर भारत के अधिकांश मंदिरों को औरंगजेब ने तोड़ दिया। बहुत सारे मंदिर थे, बहुत सारे मंदिर, एक से एक प्रसिद्ध प्रसिद्ध मंदिर थे उत्तरी भारत में, ठीक है, नॉर्थ इंडिया में जहां हम लोग हैं, ठीक है, तो उसको तोड़ दिया, ठीक है। जैसे कश्मीर के पीओ के इलाके में बहुत फेमस था शारदा पीठ, वहाँ पे कुछ दिन पहले पता चला कि शारदा पीठ जो इतना प्राचीन है कि आप समझ नहीं सकते हैं, आदि गुरु शंकराचार्य ने वहाँ पे प्रवचन दिया था, जो हिंदू धर्म के महान विज्ञाता है आदि गुरु शंकराचार्य, उस मंदिर को आज से लगभग 1 महीना पहले पाकिस्तान में उड़ा दिया गया था उसे, ठीक है। उतने 51 शक्तिपीठ में 4 शक्तिपीठ जो सबसे पुरानी थी, उसमें एक शक्तिपीठ से बचा हुआ है भारत में, जो सबसे पुराना है कामाख्या शक्तिपीठ, असम, जो भारत के कब्जे में है, नहीं तो सारे शक्तिपीठ खत्म कर दिए गए उन लोग के द्वारा, ठीक है। और उत्तर भारत में बहुत सारे मंदिर को तोड़ दिया गया, एक देव का सूर्य मंदिर बचा हुआ है, ठीक है, जो उस समय बच गया था, ठीक है, नहीं तो बहुत सारे उत्तर भारत के मंदिरों को तोड़ दिया। साउथ दक्षिण भारत के मंदिर को औरंगजेब नहीं तोड़ पाया, कारण ये उस समय तक शिवाजी का उदय हो गया था, मराठा साम्राज्य उत्पन्न हो गया था, और मराठा साम्राज्य ने उन्हें दक्षिण में बढ़ने से रोक दिया, ठीक है। चाहे बहुत जगह तक उन्हें क्या किया, उन्हें रिस्ट्रिक्शंस दी उन्हें, मतलब उनका विरोध किया मराठा साम्राज्य ने, मराठाओं ने, जिसके कारण साउथ इंडिया के अभी बहुत सारे विदेश्वर टेम्पल्स हो गया, मीनाक्षी मंदिर हो गया, बहुत सारे मंदिर खूबसूरत, तिरुपति बालाजी हो गए, बहुत सारे खूबसूरत खूबसूरत मंदिर बचे हुए हैं, ठीक है। नॉर्थ इंडिया कम धनी नहीं था, लेकिन नॉर्थ इंडिया के सारे मंदिरों को तोड़ दिया गया औरंगजेब के द्वारा, ठीक है। तो जब मंदिर ही टूटेगा, ठीक है, जब आस्था टूटेगी, तो जाहिर सी बात है आपके लोग विरोध करबे करेंगे, ठीक है, आपके लोग शत्रु होंगे, ठीक है। और जब बाप तोड़ेगा तो बेटा का भी लोग शत्रु होता ही होता है, ठीक है। औरंगजेब तो तोड़ के चला गया, वो तो मर गया, ठीक है, लेकिन उसके बाद वाले जो राजा हुए, उनके प्रति हिंदुओं ने अपनी नाराजगी जाहिर की और उनके प्रति विरोध करने लगे। औरंगजेब के पहले तक सब लगभग ठीक था, हाँ, शाहजहां तक सब ठीक था, उसके बाद विरोध होने लगा बहुत ज्यादा, ठीक है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कारण क्या किया, औरंगजेब ने क्या किया, ठीक है, उसने जजिया कर फिर से लागू कर दिया, जिसे अकबर ने हटा दिया था। जजिया कर, जैसे बताया था कि हिंदू अगर कहीं घूमने जाता है तो उस वो टैक्स देता है, वो पैसा देता है, टैक्स देता था, ठीक है। मुस्लिम कहीं घूमने जाता है तो टैक्स नहीं देता था, ठीक है। जैसे हिंदू गया अमरनाथ के टेम्पल पे तो उसको टैक्स देना पड़ेगा जाने के लिए, ठीक है। लेकिन मुस्लिम अगर गया हज की यात्रा पे तो उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ठीक है, कहीं भी हो जाता था उस काल में,
तो ऐसा होता था, हिंदू के कहीं जाने पर धार्मिक यात्रा करने उसको टैक्स देना पड़ता था, ठीक है। तो लोगों को लगता था कि हम भी इसी देश के निवासी हैं और हम जा रहे हैं तो हमें टैक्स देना पड़ रहा है, वो जा रहे तो उसको टैक्स नहीं देना पड़ रहा है, तो लोग विरोध करने लगे इस बात का। तो अकबर ने क्या किया था, अपने काल में जजिया कर को हटा दिया था, ठीक है। फिर हमने देखा था कि फिर फर्रुखसिंह जहांगीर शाह ने हटा दिया था, लेकिन औरंगजेब ने क्या किया था, औरंगजेब ने जजिया कर जो हटाया गया था अकबर के काल में, ठीक है, उसको फिर से लगा दिया जजिया कर को, अपने आप को कट्टर इस्लाम साबित करने के लिए, ठीक है। हमने बहुत सारे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ऐसे लोगों को भी देखा है जो औरंगजेब को लगभग अच्छा मानते हैं, ठीक है, अकबर को खराब मानते हैं, ठीक है। लेकिन यह धार्मिक पागलपन है, ठीक है। सबसे बड़ी होती है ह्यूमनिटी, मानवता। धर्म कहता है, ठीक है, आप अपने धर्म को मानिए, अपने धर्म विश्वास रखिए और दूसरे धर्म की इज्जत रखिए, इज्जत करिए, वही धर्म है, ठीक है। चलो, तो ये तीन गो सबसे मेन कारण हुआ जो मुगल साम्राज्य के विघटन का कारण बना, धार्मिक कारण में, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल हम देते हैं, जैसे गोविंद देव टेम्पल्स है मथुरा में, ठीक है। गोविंद देव टेम्पल, गोविंद देव भगवान श्री कृष्ण का टेम्पल था मथुरा में, जो अकबर के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है, अकबर के द्वारा बनवाया गया था। औरंगजेब आके उस मंदिर को तोड़ दिया, ठीक है। अकबर ने बनवाया उस मंदिर को और औरंगजेब ने तोड़ दिया, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि लोग विरोध करेंगे ही करेंगे, समझ रहे हो, ठीक है। चलिए, तो लिख लो थोड़ा सा। देखो, औरंगजेब की औरंगजेब की औरंगजेब की धार्मिक कट्टरवाद की नीतियों ने, औरंगजेब की धार्मिक कट्टरवाद की नीतियों ने, धार्मिक कट्टरवाद की नीतियों ने धार्मिक कट्टरवाद की नीतियों ने मुगल साम्राज्य को बर्बाद कर दिया, मुगल साम्राज्य को बर्बाद कर दिया। मुगल साम्राज्य को बर्बाद कर दिया। लिखो पूर्ण विराम के बाद, इन नीतियों में हिंदुओं को जबरन हिंदुओं को जबरन इस्लाम कबूल करवाना, हिंदुओं को जबरन इस्लाम कबूल करवाना, हिंदुओं को जबरन इस्लाम कबूल करवाना, कॉमा, इस्लाम कबूल करवाना, कॉमा, हिंदू मंदिरों का डिस्ट्रक्शन, हिंदू मंदिरों को तोड़ना, हिंदू मंदिरों को तोड़ना, हिंदू मंदिरों को तोड़ना, मंदिरों को तोड़ना, तथा जजिया कर पुनः लागू करना, जजिया कर पुनः लागू करना, जजिया कर पुनः लागू करना, जो अकबर के द्वारा हटा दिया गया था, अकबर के द्वारा हटा दिया गया था, अकबर के द्वारा हटा दिया गया था, इत्यादि शामिल है, इत्यादि शामिल है। हो गया, चलो, ये हो गया सोशल रिलीजियस काउच। लास्ट जो कारण है, ठीक है, पहले हम देखिए पॉलिटिकल काउच हमने देखा, उसके बाद हमने इकोनॉमिकल काउच देखा, उसके बाद हमने सोशल रिलीजियस काउच देखा, और जब हम सबसे लास्ट पे जो स्टडी करेंगे उसका वह जो कारण है वह है मिलिट्री काउच।
मिलिट्री काउज, काउज ऑफ डिक्लाइन, ठीक है। हिंदी है विघटन का सैन्य कारण, विघटन का सैन्य कारण, विघटन का सैन्य कारण। चलिए हम लोग देखते हैं। हाँ, मिलिट्री काउज बहुत एक इंपॉर्टेंट काउज हुआ। क्यों कि देखो, जब मुगल साम्राज्य का जब सामना हुआ किसके साथ, अंग्रेजों के साथ, ठीक है। और तो हुआ क्या कि मुगल साम्राज्य के जितने भी मतलब कह सकते हो जितने भी परिंदे थे वो सारे के सारे मार दिए गए अंग्रेजों के द्वारा। क्यों? क्योंकि अंग्रेज जो ब्रिटिशर्स जो थे, अंग्रेज जो थे वे सुपीरियर थे, इन्फेंट्री सुपीरियर थे, मतलब उनका टेक्नोलॉजी हाई था। लेकिन मुगल साम्राज्य के समय, ठीक है, टेक्नोलॉजी के मामले में लोग बहुत कमजोर हो गए थे, ठीक है। ये तो मुगल साम्राज्य को देखोगे तो हमें दो ही चीज़ पता चलती है कि वे लोग अय्याशी के रूप में, ठीक है, ज़्यादा लोग काम करते थे, ज़्यादा संपत्ति इकट्ठा करना और अय्याशी करना, और कुछ नहीं उन्होंने किया। टेक्नोलॉजी के मामले में पीछे रह गए, और टेक्नोलॉजी के मामले जैसे ही पीछे रहे अंग्रेजों ने उन्हें हरा दिया, ठीक है। और आज भी यही नियम है, जो टेक्नोलॉजी के रूप में पिछड़ेगा, जो सिर्फ धर्म के मामले में रह जाएगा, जो पढ़ाई नहीं करेगा, जो दुनिया, ठीक है, उन्हें लोग पीट के चल जाएंगे। यही कारण है, ठीक है। आज कोई भी देश, ठीक है, आज कोई भी देश जैसे मान लेते हैं कि इजराइल फिलिस्तीन पर भी अटैक कर रहा है, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारा बॉम्बिंग कर रहा है वहाँ पे, ठीक है, तो हमास को मार रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे निर्दोष बच्चे ही मारे जा रहे हैं उसमें, ठीक है। तो हो क्यों रहा है, ठीक है, तो हो ये रहा है लेकिन किसी भी देश को औकात नहीं हो रहा है कि वो कुछ बोले इजराइल को। कारण है, ठीक है, टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो आप जितना पढ़ाई में जबरदस्त रहेगा, जितना आपका टेक्नोलॉजी हाई रहेगा, ठीक है, आप सामने वाले का विरोध कर पाइएगा। यही नियम है। अमेरिका का कोई विरोध क्यों नहीं करता जल्दी, ठीक है, क्यों? सुपीरियर है, टेक्नोलॉजी सुपीरियर है, ठीक है। उसने सद्दाम हुसैन को मार दिया, ठीक है, लेकिन अमेरिका का विरोध नहीं हुआ, उतना विरोध नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो शक्तिशाली है लोग उसका विरोध नहीं करते हैं। अब शक्तिशाली टेक्नोलॉजी होना चाहिए, और मुगल साम्राज्य की यही कमजोरी हुई, उन्होंने टेक्नोलॉजी पर ध्यान नहीं दिया, ठीक है, टेक्नोलॉजी पर ध्यान नहीं दिया। और जब अंग्रेजों का सामना हुआ, ठीक है, तो अंग्रेजों ने उन्हें आराम से हरा दिया, ठीक है। अब इन लोग या तलवार लेके लड़े, ठीक है, उन्होंने पहले राइफल रख लिया है, लड़ो, ठीक है। अब राइफल लेके जाओ और कोई एयरफोर्स लेके आगे ऊपर से बम गिरा दिया, ठीक है, तो तुम लड़ रहे हो तलवार अब भाला लेके, और सामने वो लड़ रहे बंदूक लेके, तो जाहिर सी बात है कि हम मराइबे करेंगे, मरा ही जाएंगे हम। अगर हम तलवार लेके लड़ रहे हैं और तुम लड़ रहे हो, आ रहे हो मेरे सामने लड़ने बंदूक लेके, तो हम मरा ही जाएंगे ना, ठीक है। तलवार को गोली थोड़ी रोक सकते हैं हम, ठीक है, आध रोक भी लिए, अगर ज़्यादा ताकतवर है तो आध रोक भी लिए हैं, सारे गोली को थोड़ी रोक लेंगे, लगना ही लगना है हमको, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जहाँ टेक्नोलॉजी ज़्यादा होगी वह लोग युद्ध जीतेंगे, और जहाँ टेक्नोलॉजी कम होगी लोग हार जाएंगे, ठीक है। तो मुगल साम्राज्य टेक्नोलॉजी में क्या रह गया, पीछे रह गया, ठीक है, रिसर्च में पीछे रह गया, जिस कारण अंग्रेजों ने क्या किया, मुगल साम्राज्य को हरा दिया, मुगल साम्राज्य पतन हो गया, ठीक है। आपको पता है कैप्टन हडसन ने, ठीक है, जो 1857 का युद्ध हुआ था उसमें बहादुर शाह जफर के दोनों बेटों को उसके आंख के सामने ही, ठीक है, आंख निकाल दिया और मार दिया उसको, एक बहुत दर्दनाक मौत मारा गया उनको, ठीक है। लेकिन लेकिन कोई कुछ नहीं कर सका। क्यों?